हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 7, अध्याय नंबर 7 शुरू किया था, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण की समझ के अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है आदिवासी और हाशियाकरण। आदिवासी और हाशियाकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाशियाकरण जो हुआ है उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आज आदिवासी के बारे में कुछ बात करेंगे। पहले कहानी समझेंगे, फिर कहानी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे कि आदिवासी लोग होते कौन हैं और आदिवासियों की जो भाषा है, जो रीति रिवाज है, जो विशेषता है, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हमको ये समझना है कि हाशियाकरण क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि हाशियाकरण का मतलब क्या होता है। हाशियाकरण का मतलब होता है वह समुदाय जिसे मुख्य समाज से ऐसा बेदखल होने का अनुभव होता है, यानी ऐसा समाज जिसको अपने ही ऐसा समुदाय जिसको अपने ही समाज से ऐसा लगता है कि वो दूर रहता है या अपने आप को औरों से दूर समझते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ समाज जो ऐसे होते हैं जिनको ये अनुभव हो जाता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी और हाशियाकरण को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी क्या है? ये कहानी दिल्ली के एक आदिवासी परिवार की है। दिल्ली के एक आदिवासी परिवार में एक बूढ़े दादा हैं। तो वो दादा के साथ में उनके पोते और पोतियाँ दोनों मिलकर के टीवी देख रहे थे। अचानक से टीवी में वो क्या देखते हैं? टीवी में वो देख रहे थे गणतंत्र दिवस की परेड। 26 जनवरी को प्रति वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस की परेड होती है। और इस परेड में होता है क्या है, हर अलग अलग राज्यों की झांकियाँ निकलती है। उसमें से एक झांकी जो है वो जनजातियों की थी। तो वहाँ पर अचानक से जनजातियों को देख करके उनके बेटे और बेटी, उनके पोते और पोतियाँ उनके साथ बैठी होती, जिसका नाम था सोमा और हेलन। सोमा और हेलन नाम के उनके पोते और पोतियाँ थे। तो अचानक से उनकी पोती बोलती है कि देखो ये जनजातियों की यानी आदिवासियों की नाव देखिए। और फिर एक बोलता है कि दादू, ये आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी है। वो खुद आदिवासी फैमिली से हैं, लेकिन कई साल से उनके दादाजी बाहर रह रहे थे, दिल्ली वेस्ट जैसे शहरों में निवास कर रहे थे। ऐसे में वो ओरिजिनली आदिवासी के कल्चर से बिल्कुल अलग हो गए थे। तो ऐसे में उनको जब लगा कि भाई आदिवासियों को हमेशा ऐसा क्यों दिखाते हैं, क्या आदिवासी हमारे बारे में और कुछ जानते नहीं है? क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? क्या केवल नाच गाना ही हम लोग समझते हैं कि भाई आदिवासी जो है केवल नाच गाना ही करते हैं? तो दादू जी, उनके जो दादाजी, वो बोलते हैं कि सही कहा तुमने कि आदिवासियों को की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आदिवासी है तो शायद उनके पास संसाधनों की कमी होगी। लेकिन आदिवासी बहुत सारी चीज़ों में समृद्ध है। केवल पैसा ही आपके समृद्धता नहीं बताता, आपकी कल्चर, आपके अंदर का जो ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जंगलों में निवास करते हैं, पुरानी सभ्यता को बचाए रखे हुए हैं, संस्कृति है, ये सारी चीज़ें उनके पास में है। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी समृद्ध है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो फिर दादू अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी एक आदिवासी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और बचपन में उनने वो जीवन जिया था। तो दादू अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा बहुत ही खूबसूरत एक गांव हुआ करता था। तो हमारा एक बहुत खूबसूरत गांव हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगलों से और ज़मीन से मिल जाती थी। तो हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से ही मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की कदर करते थे। तो दादू बताते हैं कि भाई जब मैं छोटा था, जब आपकी उम्र का था, तब हम लोग उड़ीसा के एक गांव में रहते थे जो कि बहुत खूबसूरत गांव था। हमारी ज़्यादातर चीज़ों के लिए हम लोग ज़मीन और जंगलों पर निर्भर करते थे। हम लोग शहरों से चीज़ें कम ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सारी की सारी खाने पीने की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती थी वो सब गाँव में मिल जाती थी। पहले गाँव कुल मिला करके इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। और हम भी आज जो लोग धरती की पूजा करते हैं, हम भी पहले धरती और नदियों और ज़मीन, इन सबको हम लोग बहुत कदर करते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उनको दिल्ली आना पड़ा। तो फिर वो स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दादू बताते हैं कि तभी अचानक हमें बताया गया है कि जंगल हमारे नहीं हैं। और तभी कुछ अफसर आए, कुछ वन विभाग के अफसर आए और कुछ ठेकेदार आए कि जंगल हमारे नहीं है। कुछ वन विभाग के अफसर और ठेकेदार ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला।
अगर हम लोग जंगलों को बचाने के लिए कोशिश करते तो हमें पीटा जाता था और साथ ही साथ अदालत में घसीटा जाता था। और उस समय वकील तो होते नहीं थे, वकील मिलते नहीं थे इतने हम लोगों को। अब गरीब आदमी या आदिवासी लोगों को इतना ज़्यादा जानकारी उस समय नहीं थी। उस समय इतना, ये बहुत पुरानी बात बता रहे होंगे दादू, तो बोल रहे थे उस समय वकील भी नहीं मुहैया हो पाता था, और साथ ही साथ हमें हमारा खुद का केस लड़ने भी नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अफसर और ठेकेदारों ने हमारा पूरा जंगल साफ कर लिया, और हम अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकते थे, बड़ी समस्या थी। तो दादू ऐसी स्टोरी अपनी बताते हैं। तो फिर बच्चियों के मन में और क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो दादू फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? जब इतना सब कुछ हो रहा था, आपके जंगल काटे जा रहे थे, आपको मारा पीटा जा रहा था, आप अदालत में भी नहीं जा सकते थे, और आपको खुद घसीटा जा रहा था अदालत में ज़बरदस्ती कि भाई आपने कुछ किया होगा, ये वगैरह जो भी होगा। लेकिन कुल मिला के अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई आदिवासी के साथ जो हुआ था उस समय, जो भी हुआ होगा, लेकिन वो अपनी स्टोरी बता रहे, तो बच्ची के मन में क्या हुआ, एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो गई उनके अंदर कि भाई आपने अपनी जान कैसे बचाई जब आपके साथ इतनी समय समस्या हो रही है। तो दादू बताते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर मिल जाते थे हम लोग वो कर लेते थे, और गुजर बसर हमारा हो रहा था कि भाई आसपास के छोटे छोटे शहर जो होते थे वहाँ पर हम लोग काम काज मजदूरी वगैरह करते थे। क्योंकि दिक्कत ये हो गई ना कि भाई जंगल तो छीन रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर अफसर दोबारा आए। अब अफसर, पहले तो अफसर जमीन छीन लेगी, पहले तो अफसर जो है वो आपके जंगल काट दिए उन्होंने। अब दोबारा अफसर आए और अफसरों ने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के बहुत बड़े भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते हैं कि अगर हम आपकी ज़मीन उन्हें बेच दें, हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी और पैसा दोनों देंगे। कुछ गांव वाले तो बहुत ही खुश हुए। क्या हुआ, जब दोबारा अफसर आए तो अफसरों ने कहा कि आपकी जो ज़मीन आपके पास में है उस ज़मीन के नीचे लोहे के बहुत बड़े भंडार हैं, और हम वो लोहा निकालना चाहते हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप अपनी ज़मीन हमें बेचते हैं तो हम आपको ढेर सारा पैसा देंगे। तो हम क्या देंगे आपको, नौकरी भी देंगे, पैसा भी देंगे। तो कुछ गांव वालों को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि नौकरी भी दे रहे, पैसा भी दे रहे, कभी देखा भी नहीं था बहुत सालों से, बहुत इतना एकदम से इतना पैसा देखा भी नहीं है, और ये हमारी ज़मीन के पैसा दे रहे हैं जो ज़मीन पे हम लोग यहाँ पर फसल वगैरह उगा रहे हैं। तो कुछ गांव वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, लेकिन कुछ लोग को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हो सकता है कि वो लोग सही सोच रहे होंगे। कुछ ने तो कागज़ पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगा करके वो अपनी ज़मीन बेच रहे थे। ये यहाँ पर अज्ञानता का एक वो आता है कि हो सकता है कि उनको ज्ञान नहीं था उस चीज़ का कि कागज़ में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट फाइल्स क्या होती है। तो हो सकता है उन्होंने जल्दबाजी में अपने अंगूठे के निशान लगा दिए कागज़ पर। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, और मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरियों पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची। उन्होंने लालच जरूर दिया कि आपको नौकरी और पैसा दोनों देंगे, और मुट्ठी भर लोगों को नौकरी भी दी ताकि बाकी लोग अपनी ज़मीन नाम करते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज़मीन नाम नहीं की। और दोस्तों आदिवासियों के लिए ज़मीन बहुत मायने रखती है। आदिवासी क्या, हर एक किसान के लिए भी बहुत मायने रखती है। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन ऐसे ही नहीं बेचना चाहता, मजबूरी में चाहे तो बेच सकता है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती बेदखल किया गया था वहाँ से। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब हमने ज़मीन बेचने से मना किया ना, तब उन्होंने क्या किया, पहले तो शांति से बात कर रहे थे कि भाई नौकरियां देंगे, लालच वगैरह देने की कोशिश किया। जब उससे बात नहीं बनी तो वो लोग हमारे साथ मारपीट शुरू करने लगे। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने हम सबको हमारे पुरखों की ज़मीन बेचकर और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। हमने केवल उस समय ज़मीन ही नहीं खोई, हमारी जितनी भी जीवन शैली थी, जैसे हम लोग जीते थे बेखौफ होकर, गांव के स्वतंत्र होकर जीते थे, वो सारी स्वतंत्रता भी छीन ली, और हमारी एकदम से हमारे जीवन शैली का रातों रात नामो निशान सा मिट गया था। और तो जैसे ही बेटी सारी कहानी सुनती उसको बड़ा दुख होता, बोलती ओ दादू हमारी ज़मीन, उनका क्या होगा। तो दादू बताते कि 30 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास में, और 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें कुछ थोड़े बहुत पैसे मिले थे। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से तो उसके बाद मिल भी नहीं पाया। ठेकेदार ने कुछ पैसे दिए तो पैसे लेकर हम लोग थोड़े शहर की ओर चले गए, लेकिन पैसे कब तक चल सकते हैं, थोड़े दिन तक ही चल सकते हैं, तो ज़्यादा दिन तक पैसे चले नहीं होंगे। दादू आगे की कहानी बताते हैं कि शहर में वे पैसे बमुश्किल ही थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था।
अब हमारे पास रोजी रोटी का साधन भी नहीं बचा था, क्योंकि पैसे तो दिए थे उनने, लेकिन पैसे तो जब तक चल रहे तब तक चल रहे, ख़त्म होने के बाद क्या हमारे पास कोई रोजी रोटी का दूसरा साधन तो था भी नहीं। हम सब किराए के मकान में रहते थे और बड़ा मिस करते थे हमारी बेखौफ ज़िंदगी और खुले माहौल की बहुत याद आती थी कि पहले कैसे गांव में बेखौफ होकर के आराम करते थे, वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। और यहाँ पर किराए के मकान में रह रहे हैं, यहाँ पर बड़ी समस्या है, कमाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं उन शहरी लोगों के हिसाब से ढलना भी पड़ेगा। अब कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में एक नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े ही कठिनाई भरे दिन थे। हम दिल्ली में तो चले गए, आपके पिताजी को नौकरी भी मिली। बच्चों से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी जो हैं उनको नौकरी मिल गई थी दिल्ली में और हम लोग दिल्ली चले गए। लेकिन दोस्तों बहुत ही कठिनाई भरे दिन थे और इसी वजह से तुम लोगों को कई साल तक हम लोगों ने स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो कई साल तक आप लोगों को स्कूल भी नहीं भेजा। अब स्कूल नहीं भेजा तो उससे दिक्कत तो हो सकती है ना। अब अगर आप किसी बच्चे को स्कूल लेट भेजोगे तो पीछे रह जाएगा। तो तभी उनका जो पोता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे हो गए थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। मतलब एक तो हम लोग लेट स्कूल ज्वाइन किए, तो ऐसे में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हम घर पे संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। दोस्तों ये जो बच्चा ये जो बोल रहा है ना पोता, इस बात में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हास्याकरण की पूरी बात समझ में आती है। ये कहानी एक स्कूल के बच्चे की जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सुनाई थी कि अगर आप किसी स्कूल में हैं और वहाँ पर आपके पास वो योग्यता नहीं जो दूसरों के पास में, आप बोल नहीं पाते, सबसे बात नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को अपनी क्लास में अलग सा महसूस करेंगे। वही उस बच्चे ने महसूस किया, क्योंकि वो संथाली भाषा बोलता था, उसको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती थी। तभी उनकी पोती बोलती हैं कि अब हमारे कुछ दोस्त बन गए, पहले तो नहीं थे, क्योंकि अब मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेती हूँ, तो अंग्रेजी बोल लेती हूँ, उस वजह से मेरे कुछ दोस्त बन चुके हैं। लेकिन पहले शुरुआत में कोई भी दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि हमें ना तो अंग्रेजी आती थी और ना हिंदी, क्योंकि हम लोग घर से तो संथाली सीखते थे ना। जो उनके दादाजी थे और जो घर वाले परिजन थे वो लोग सब संथाली बोलते थे, तो उनको ये समस्या थी। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखाया था। ये पोता बोलता अपने दादाजी से, जो पोता है अपने दादाजी से बड़ी इच्छा रखता है कि काश अगर हमारा गाँव आज भी होता तो बर्बाद होने से पहले मैं अपने दोस्तों को दिखा देता, मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी बोलते हैं कि तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हो, दिखा नहीं सकते तो क्या हुआ, बता तो सकते हो। इससे उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ सीख सकते वो हमारे बारे में कि भाई आदिवासी का जीवन किस तरह का होता था। उनकी पोती तभी बोलती है कि एक दिन मैं भी अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों, जिसमें एक दादू ने अपनी आप बीती सुनाई है अपने पोते और पोतियों को। उन्हें बताया कि किस तरह से हम लोगों को हमारी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। दोस्तों ये हाशियाकरण की कहानी तो है। इस कहानी से समझ में आता है कि आप ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन छीन करके या जंगलों से बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि आदिवासी होते कौन है? आदिवासी जो है वो सदा से सालों से जंगलों में रहते आए हैं और जंगल ही उनकी जीवन शैली है। और उनको आज भी बहुत सारी आदिवासी जो जनजातियां हैं वो जंगलों में ही निवास कर रही हैं। तो ये उनका राइट्स भी बनता है, अधिकार भी बनता है, और उनकी प्रकृति भी वैसी ही है कि वो उनको वहाँ ही बहुत सालों से रह रहे हैं, तो कल्चर भी वैसा ही है। ऐसे में उनको वहाँ से निकालना गलत था, जो इस कहानी में बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आती होगी कि कहानी में किस तरह से ये वार्तालाप चल रहा था। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हो। जैसे आप magnetbrains.com पर जाएंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे तभी आपके सामने आपके सारे टीचरों के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। यानी आपको यहाँ देखना पड़ेगा ना कि भाई 12, 11 कौन सी क्लास पढ़नी, तो 8वीं क्लास को करोगे तो 8वीं के टीचर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आपको 8वीं के टीचर दिखाई देते, आपको करना कुछ नहीं, बस वॉच नाउ दिखा, वॉच नाउ पर क्लिक किया और वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद अपना कोर्स देख सकते हैं। जो टीचर जिसको भी आपने वॉच नाउ के लिए देखा है, उस टीचर के सारे सब्जेक्ट और सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियो जो है, चैप्टर वाइज वीडियो जो है आपको सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है ना वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। तो आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर कर सकते हैं पाठ्यक्रम परिचय, इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 1 संसाधन,
ऐसे सारी की सारी लिस्ट नीचे दी गई है, जो भी आपको देखना है वो आप इसमें देख सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ऑडियो जो वीडियो है वो खुल जाएगा और इस तरह से आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करना। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दी जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।